अविनाश अमेरिका चला गया और सारे पैसे बड़े भाई अजय को भेजता और कहता मेरी पत्नी बच्चों को ज़रूरत के अलावा 1 रुपया भी फालतू ना देना। तो अजय ने इस बात का फ़ायदा उठाया। वो अविनाश की पत्नी को कुछ ना देता और उसके बच्चे खाने के लिए भी तरस कर रह गए और अजय ने उन पैसों से कारोबार कर लिया। 15 साल बाद अविनाश वापस आया तो अजय बोला तुम्हारा कारोबार में कोई हिस्सा नहीं और तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारी पत्नी ले लेती थी। तो जब अविनाश पत्नी की ओर मुड़ा तो पत्नी ने कांपते हुए फौरन अलमारी का दरवाज़ा खोला तो अजय के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसके अंदर से पहले दिन से ही अविनाश को निशा एक आंख ना भाई। वो साधारण शक्ल सूरत की कम पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे अविनाश की माँ अपनी मर्जी से ब्याह कर ले आई थी, जबकि अविनाश सुंदर पत्नी चाहता था। ज़्यादा मेरे करीब होने की कोशिश मत करना, तुम्हें माँ जी ब्याह कर लाई हैं, इसलिए तुम्हारी जो भी ज़रूरत हो तुम उन्हीं से कहना। फालतू में मेरे सर पर सवार हुई तो अच्छा नहीं होगा। पहली रात ही अविनाश ने उसे बुरी तरह से झिड़क दिया। गरीब परिवार से संबंध रखने वाली निशा सहम कर रह गई, मगर उसने अपने होंठ सी लिए थे। अविनाश ने निशा को कभी अपनी पत्नी स्वीकार न किया और ना ही उसने कभी उसकी कोई ज़रूरत पूरी की। माँ भी जब तक जिंदा रही वो निशा को सर्दी और गर्मी के कपड़े दिला दिया करती। निशा को पैसे की ज़रूरत होती तब भी वो माँ से ही कहती। वो अच्छी औरत थी, कभी निशा की मदद कर दिया करती और कभी उसे समझा देती कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। निशा ने भी ज़्यादा उसको अपनी किस्मत समझकर मान लिया था। वो खामोशी से घर के काम काज में जुट गई। सुंदर कम सही लेकिन बहुत सुघड़ औरत थी। उसने पूरे घर को जैसे स्वर्ग बना दिया। अविनाश के कपड़े हर समय इस्त्री किए हुए अलमारियों में लटके हुए रहते। घर में जो भी सामान आता निशा उसे बहुत स्वादिष्ट खाने बनाती। सास तो उससे बहुत खुश थी, लेकिन ना जाने क्यों अविनाश को उसमें कोई रुचि नहीं थी। हाँ, जैसे तैसे करके अब वह उससे थोड़ी बात कर लिया करता था। अविनाश का बड़ा भाई अजय भी शादीशुदा था। उसकी पत्नी अंजलि को निशा से ना जाने कौन सा बैर था। अजय उसे अपनी पसंद से ब्याह कर लाया था और माँ जी को वो एक आंख ना भाती थी। माँ जी अपनी हर बात में निशा से राय लेती, इसलिए अंजलि को उससे चिढ़ थी। माँ जी का देहांत होते ही निशा पर तो जैसे पूरी दुनिया ही तंग हो गई। इस घर में अब उसका अकेला सहारा भी ना रहा था। अविनाश तो वैसे ही उसे पसंद ना करता था। अंजलि ने घर के हर काम से अपने हाथ खींच लिए। निशा सुबह भोर से जागती तो रात गए तक उसके काम काज ही खत्म ना होते। अविनाश बाहर काम से आता तो आकर निशा को थके हारे अंदाज में घर के काम काज निपटाता देखकर उसे गुस्सा आता। कभी तो किसी अच्छे हुलिये में तैयार हो जाया करो। बाहर की लड़कियों को देखा है कभी, कितनी बनी सवरी रहती हैं। और तो और अंजलि भाभी को ही देख लो, कितना ख्याल रखती हैं अपना। अजय भाई के साथ खड़ी हुई कितनी जचती हैं, और एक तुम हो मेरे साथ खड़ी होती हो तो यूं लगता है जैसे काम करने वाली कोई बाई है। घिन आती है मुझे तुमसे। अविनाश उसे ना जाने कितनी बातें सुना देता। निशा की आंखों में आंसू आ जाते। वह कहना चाहती थी कि अंजलि तो सारा दिन कोई काम करती ही नहीं, काम तो सारे उससे करवाए जाते हैं। लेकिन अविनाश उसकी बात सुनता तब ना। इन्हीं दिनों एक और घटना हुई। अविनाश की चलती हुई नौकरी छूट गई। वह बहुत परेशान रहने लगा। इस परेशानी का सारा गुस्सा वो निशा पर ही निकालता। जाहिल औरत जैसी शक्ल है वैसे ही फूटे भाग्य हैं। अपने साथ साथ मुझे भी अपनी मनुष्यत लगा दी है। अच्छी भली नौकरी थी, अब वो भी हाथ से चली गई है। ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। अविनाश निशा को देखते ही चिल्लाने लगता। निशा खुद बहुत परेशान थी। घर में अजय की कमाई से थोड़ा बहुत गुजारा होने लगा, लेकिन अजय चालाक था। उसने अपनी पूरी सैलरी कभी घर में दी ही ना थी। अभी देने वाले पैसे में उसने और भी कमी कर ली। घर में भूखे रहने तक की नौबत आ पहुंची। निशा का छोटा सा एक बेटा था और वो खुद 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। छोटा बच्चा भूख से बिलखता और दूध मांगता तो निशा तड़प कर रह जाती, मगर अविनाश को कुछ कहना अपनी शामत बुलवाना था, इसलिए बस वो धीरज की घूंट पीकर रह जाती थी। एक दिन अविनाश घर आया तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी चमक थी। तुम्हारी शादी के गहने कहाँ हैं, वो जो माँ ने तुम्हें दिए थे?
और मेरी माँ ने अपने गहने भी तो तुम्हारे पास रखवा दिए थे, वो सारा मुझे चाहिए, अविनाश ने आदेश भरे अंदाज में कहा। निशा कुछ पल तक वो तो उसे देखती रही, लेकिन इनकार करने की हिम्मत इसमें कहाँ थी। उसने सारे गहने जो कई तोले थे वो लाकर अविनाश के सामने रख दिए, लेकिन इससे सवाल पूछ ही लिया, आप इन गहनों का क्या करेंगे? क्या कोई कारोबार करना चाह रहे हैं? निशा ने पूछा तो अविनाश हंस दिया, यहाँ पर रहकर कारोबार करूँगा तो तुम्हारी मनुष्यत उसे भी ले डूबेगी। मैं इन गहनों को बेचकर अमेरिका जाना चाहता हूँ, वहाँ अच्छी नौकरी मिल रही है, सारे हालात बदल जाएंगे। गहनों के डब्बे लेकर वो घर से बाहर चला गया। निशा उसे जाते हुए देखने लगी, उसके दिल को कुछ हो रहा था। अंजलि और अजय का व्यवहार पहले ही उसके साथ अच्छा नहीं था, अब अगर अविनाश भी इस घर से चला गया तो ना जाने उसके हाथ साथ क्या करते। लेकिन खुद अविनाश भी तो कम न था, गहने बेचते ही उसने अपने अमेरिका जाने की सारी व्यवस्था कर ली थी। जिस दिन उसकी अमेरिका की फ़्लाइट थी वो बड़े जोशीले अंदाज में तैयारी कर रहा था। निशा का छोटा बेटा आज सुबह से मछली जा रहा था। उसने अंजलि के बेटे के पास एक काले रंग की गाड़ी देख ली थी और बार बार अपनी माँ से वैसा ही खिलौना मांग रहा था। निशा उसे पुचकार पुचकार कर थक चुकी थी। तंग आकर उसने बच्चे को गले से लगाया और बोली, तुम्हारे पापा अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे पैसे भेजेंगे, इन पैसों से मैं आपको एक गाड़ी दिलाऊंगी। बच्चा समझा तो नहीं, लेकिन माँ की बात पर थोड़ा सा खुश ज़रूर हो गया था। अविनाश कुछ पल तक निशा को देखता रहा, उसके दिल में नफरत की एक तेज़ लहर उठी। लगातार कामकाज ने उसे और भी बदसूरत और कमज़ोर बना दिया था। वो अचानक अपने कमरे से निकला, सामने ही अजय और अंजलि हंसते हुए कोई बात कर रहे थे। अविनाश को अपनी भाभी बहुत पसंद थी, सुंदर और समझदार। वो आगे बढ़ा, हाँ भाई, सारी तैयारी हो गई अमेरिका जाने की? अजय भाई ने पूछा तो अविनाश बोला, जी भाई, मगर इस बेवकूफ़ औरत को देखिए, अभी मैं वहाँ पहुँचा नहीं और ये मेरी कमाई पर नज़र लगाए बैठी है कि मैं वहाँ से खूब सारे पैसे इसे भेजूंगा और ये फिजूल पैसों को उड़ाएगी। अंजलि के भी कान खड़े हुए, खुद अजय भी थोड़ा गंभीर सा हो गया था। तभी अविनाश बोला, नौकरी मिलते ही मैं वहाँ की सारी कमाई आपके अकाउंट में भेजा करूँगा। अगर निशा आपसे पैसे मांगे तो ज़रूरत के पैसों के अलावा इसे कोई पैसा ना दीजिएगा, बल्कि अपने पास पैसे जमा कीजिएगा। कुछ समय के बाद मैं वहाँ से लौट आऊँगा और यहाँ आकर अपना कारोबार करूँगा। अगर मैं सारी कमाई इस औरत को भेजता रहा तो मेरे आने से पहले सब कुछ खर्च कर देगी, वैसे भी उसकी ज़रूरत ही क्या है। खुद से कहते हुए अविनाश ने सिर झटका। अजय के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। यही तो वो और अंजलि चाहते थे जो अविनाश ने अपने मुंह से कह दिया था। जाते समय भी अविनाश ने निशा से कोई बात ना की, वो चला गया तो दिन खामोशी से गुजरने लगे। निशा इसी तरह अपनी ख़राब होती तबीयत के बाद भी सारे घर के काम काज करती रहती। उसका फ्रूट खाने को दिल चाहता, लेकिन वो इंतज़ार कर रही थी कि अविनाश पैसे भेजेगा तो वो अपनी दवाइयाँ भी लाएगी और फल फ्रूट भी। अविनाश को गए 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था। वो परेशान थी कि अभी तक उसने पैसे क्यों नहीं भेजे। उस दिन अजय घर वापस आया तो उसके हाथ में बड़े बड़े शॉपर थे। अंजलि, ओ अंजलि, मेरे दोस्तों की आज शाम दावत है, निशा से कहना कि ज़रा अच्छा सा खाना बनाए, उसने थैले किचन में रखते हुए कहा। अंदर से अंजलि इठलाती हुई बाहर आई, मैंने आपसे कहा था कि मुझे शॉपिंग पर जाना है और छोटू के स्कूल की फ़ीस भी देनी है, आपने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। अंजलि के कहते ही अजय ने जेब में हाथ डाला और कहा, अरे इंतज़ार की क्या बात है, अविनाश जाते ही इतने सारे पैसे भेज दिए हैं, ये लो तुम शॉपिंग कर आना। उसने कई नोट अंजलि की ओर बढ़ाए जिसे उसने खुशी से झपट लिए। सामने निशा पोछा लगा रही थी, उसने भी अजय को देखा। अविनाश ने पैसे भेज दिए थे और उसे बताया तक नहीं था, जबकि उसके पास अपनी दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। निशा ने झिझकते हुए अजय से पूछा कि अविनाश ने पैसे भेज दिए हैं, अगर ऐसा है तो मुझे मेरे पैसे दे दें, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। निशा ने कहा तो अजय गंभीर होते हुए उसकी ओर बढ़ा, हाँ ये लो तुम्हारे पैसे, उसने अलग से भेजे थे। अजय ने जेब में से हाथ डालकर 1000 रुपये निकालकर निशा की ओर बढ़ा दिए। वो हैरान रह गई, सिर्फ 1000, इनमें से क्या करूँगी अजय भाई? निशा ने पूछा तो अजय चिढ़ गया, अरे तुम्हारी ज़रूरत और है ही क्या, खाना पीना तो घर में चल रहा है, कपड़े
कपड़े जूते तुम अंजलि से लेकर पहन लिया करना। बच्चा तुम्हारा अभी छोटा है, इतने पैसों में ही तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। इतना कहते ही वो वहाँ से चला गया। निशा 1,000 रुपये हाथ में पकड़े खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। लेकिन इन 1,000 रुपये से वो क्या क्या करती। बच्चा कई दिनों से खिलौना मांग रहा था। निशा खामोशी से जाकर उसे एक खिलौना दिला लाई। खुद उसके अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े फट चुके थे, लेकिन इन पैसों में से वो क्या क्या कर खरीदती। अपनी ख़राब तबीयत को वो खामोशी से बर्दाश्त कर गई, मगर कितना सहन करती। 9वां महीना पूरा होते ही उसे तेज़ दर्द उठने लगा, मगर उसके पास तो पैसे बचे ही ना थे। किचन में खाना बनाते बनाते उसके पेट के निचले हिस्से में तेज़ दर्द होने लगा। वो तड़प उठी। अंजलि ने उसे नीचे गिरते हुए देख लिया था, इसलिए मुंह बनाने लगी। अब इस महारानी की डिलीवरी पर हज़ारों रुपए का खर्चा आ जाएगा। उसने बड़बड़ाते हुए अजय से कहा, जो मोबाइल पर बिजी था। क्यों 1,000 रुपए का खर्चा आएगा? मैं रिक्शा लेकर आता हूँ, इसे सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। आखिर सरकारी अस्पताल में भी तो लोगों की डिलीवरियाँ होती हैं। वैसे भी अविनाश ने कहा था कि वह निशा पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता। अजय ने आराम से कहा और उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद रिक्शा आया तो पड़ोसन के साथ तड़पती हुई निशा को बिठाकर सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। खुद उसने अस्पताल जाने भी गवारा न किया। सरकारी अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन थी। निशा दर्द से तड़पती रही। डॉक्टर ने उसके लिए ऑपरेशन का कहा था। पड़ोसन तो थक हार कर शाम को वापस आ गई। निशा लावारिसों की तरह सरकारी अस्पताल में ही पड़ी रही। जब उसका नंबर आया तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया। उसकी एक बेटी पैदा हुई थी। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसका पति ही उसका ख्याल ना करता था तो किसी और को क्या ज़रूरत थी उसका ख्याल करे। डॉक्टर ने दवाइयों का एक पर्चा उसे थमा दिया था। यहाँ पर सिर्फ इलाज मुफ्त होता है, दवाइयाँ खुद खरीदनी पड़ती हैं। बाहर जाकर ये सब खरीद लेना, डॉक्टर ने सख्ती से कहा। निशा उठ खड़ी हुई। वो जानती थी दवाइयों के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं आएगा। लड़खड़ाते कदमों से वो घर पहुंची। उसके पास पैसे ना थे। घर में अजय और अंजलि बैठे थे। अजय ने मुंह बनाते हुए रिक्शे वाले को किराया दे दिया। निशा ने दवाइयों का पर्चा अंजलि को पकड़ा दिया और कहा, ये मेरी कुछ दवाइयाँ हैं जो खाना ज़रूरी हैं, वरना घाव नहीं सूखेगा। अविनाश से कहे कि मुझे इन दवाइयों के पैसे भेज दे, निशा ने कहा था। अंजलि ने लापरवाही से पर्चा साइड में रख दिया। अविनाश भाई ने जो पैसे भेजे थे उससे अजय ने अपना कारोबार शुरू कर लिया है। अभी फ़िलहाल तो उनके पास कोई पैसे नहीं हैं, और वैसे भी अविनाश भाई ने खुद ही कहा था कि तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत के अलावा कोई पैसे ना दिए जाएं। अब हम भला क्या कर सकते हैं। वो कंधे उचकाकर कमरे से निकल गई। निशा का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे। नन्ही सी जान को दूध की ज़रूरत थी, मगर निशा को ना तो दवाइयाँ मिल रही थीं और ना ही अच्छी खुराक। ऐसे में वो बच्ची को दूध कैसे पिलाती। जैसे तैसे करके वो चौथे पाँचवें दिन चारपाई से उठ खड़ी हुई। दवाइयाँ खरीदने के लिए उसने अपने कानों की बालियाँ ले जाकर बाजार में बेच दी थी, जिनमें उसकी 1 हफ्ते की दवाई आ गई। किसी तरह से उसका घाव ठीक हुआ तो वो खामोशी से दोबारा घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि जितने वो चारपाई पर रहती अंजलि उसे एक समय का खाना देती तो दूसरे समय शोर मचाने लगती थी। अविनाश तो ऐसा गया कि उसने पलटकर दोबारा निशा की कभी खबर ही ना ली। अजय ने उसके भेजे हुए पैसों से अपना कारोबार जमा लिया था। अब उसे लाखों की आमदनी होने लगी थी। उसके और अंजलि के तो तेवर ही बदल गए थे। घर में नौकरों को भी रख लिया गया था। निशा पर काम का बोझ तो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन वो और उसके बच्चे नौकरों से भी बुरी जिंदगी गुजार रहे थे। उसके हिस्से में अब भी वही 1,000 रुपये आते जो हर महीने अविनाश के भेजे हुए पैसों में से निकाल कर अजय उसके हाथ पर रख देता था। अजय के बच्चे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, जबकि निशा के पास इतने पैसे भी ना होते थे कि वो अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सके। तंग आकर उन्हें दोनों बच्चों को पास के सरकारी स्कूल में ही भेजना शुरू कर दिया था। घर में अच्छे अच्छे खाने बनते। अंजलि, उसके बच्चे और अजय टेबल पर बैठकर शान से वो खाना खाते, जबकि निशा के बच्चे
तरसती हुई निगाहों से उनके खाने को देखते रहते। अंजलि तब तक उन्हें खाना ना खाने देती जब तक वो और उसके बच्चे खाना ना खा लेते। उसके बाद बचा हुआ खाना वो एक प्लेट में डालकर निशा के सामने रख देती। ये लो खिलाओ इन भुक्कड़ों को, मेरे बच्चों को देखते रहते हैं, हर समय नज़र लगाए रखते हैं, ना जाने कब जान छूटेगी तुमसे और तुम्हारे इन सपनों से। वो नफरत भरे अंदाज में निशा को प्लेट थमाते हुए कहती। निशा खामोशी से अपने बच्चों को खाना लेकर अलग कमरे में चली जाती। पिछले कई सालों में उसने अपने लिए कोई नया जोड़ा ना बनाया था। मोहल्ले वाले उसकी हालत जानते थे। इस साथ वाली पड़ोसन उसे अपने पुराने कपड़े दे जाती। निशा ने कई बार अजय से कहा था कि वो बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए उसे पैसे दे दे, लेकिन जवाब में अंजलि अपने बच्चों की उतरन उठाकर उसे दे देती और कहती, यही पहना लो अब बच्चों को, वैसे भी कौन सा कहीं के राजकुमार हैं, इनके बाप को तो इनकी परवाह ही नहीं, तो हम परवाह क्यों करें। निशा खामोशी से वहाँ उठ जाती। बात तो उसकी सच ही थी। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे। 15 साल का समय गुजर गया। सरकारी स्कूल से निकलकर निशा के बच्चे अब कॉलेज में जाने लगे थे, लेकिन अंजलि के बच्चे उनसे कहीं ज़्यादा सफल थे। अजय का बनाया हुआ कारोबार अब पूरे शहर में फैल चुका था। घर में पैसों की रेल पेल थी, मगर निशा की देख कर यूं ही लगता जैसे वो घर की कोई नौकरानी हो। उस दिन छुट्टी का दिन था। अजय देर से उठा। अंजलि बनी सब्जी नाश्ते की मेज़ पर बैठी थी। आज वो हलवा पूरी बनाओ, बहुत दिल चाह रहा है हलवा पूरी खाने का। अजय ने निशा को आदेश दिया तो किचन में सबका नाश्ता बना चुकी थी। उसने खामोशी से हलवा पूरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि खाना किचन में अब भी वही बनाया करती थी। काफ़ी देर की मेहनत के बाद जब उसने गर्म गर्म हलवा पूरी लाकर अजय और उसके बच्चों के सामने रखी तो बाहरी दरवाजे पर एक शोर सा मच गया। कोई है, कोई है। छुट्टी के दिन सुबह सुबह कौन आ गया, अजय ने गुस्से से कहा, लेकिन दरवाजे से अविनाश अंदर आ रहा था। वो चेहरे से बड़ा खुश नजर आ रहा था, मगर सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। शायद वो वहाँ पर बहुत मेहनत किया करता था। अविनाश को देखते ही अजय चौंका। अविनाश आगे बढ़कर उसके गले लग गया, मगर अजय के अंदाज में कोई अपनापन नहीं था। अंजलि के बच्चे भी उससे ऐसे ही मिले और अंजलि ने भी बस बैठे ही बैठे नमस्ते किया। कैसे हो अविनाश, तुमने तो आने की कोई खबर ही नहीं दी, अजय ने चाय के मग को मुंह से लगाते हुए कहा। तो अविनाश खामोशी से कुर्सी घसीटकर वहीं नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया। मैं पिछले कई दिनों से आपको फ़ोन कर रहा था, लेकिन आप मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। मैं यही बताना चाहता था कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, अविनाश के कहा तो वो अजय ने अपना सर हिला दिया। अरे हाँ भाई, बिज़ी ही इतना रहता हूँ, फ़ोन उठाने का भी समय नहीं मिलता। जाओ निशा, अविनाश के लिए भी नाश्ता लाओ, अजय ने आदेश भरे अंदाज में कहा। अविनाश ने एक निगाह निशा पर डाली। अजय भाई, मैं अब भी आपसे बस यही पूछने वाला था कि कारोबार के क्या हालात हैं। मैं अमेरिका से नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। अब आप ऐसा कीजिएगा, फ्री होने के बाद मुझे कारोबार में मेरा हिस्सा दे दीजिएगा। मैं अब अपने कारोबार पर ही ध्यान दूंगा। दोबारा वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, अविनाश ने आम से स्वर में कहा। लेकिन नाश्ते की मेज़ पर अचानक ही सबको साफ सूंघ गया था। अजय ने नाश्ते से हाथ रोककर अविनाश की ओर देखा। कैसा कारोबार, कैसा हिस्सा? तुम्हारा तो इस कारोबार में कोई हिस्सा नहीं है। तुम तो पिछले 15 साल से अमेरिका में बैठे हो। इस कारोबार को दिन रात मेहनत करके मैंने खड़ा किया है। अब तुम इसमें अपना हिस्सा कैसे मांग सकते हो? अजय की आवाज़ में गुस्सा छलका था। अविनाश हक्का बक्का रह गया, लेकिन वो अचानक से बोला, लेकिन अजय भाई, मैंने तो आपसे कहा था कि आप मेरी भेजी हुई पूंजी को अपने पास रखिएगा और उसे कारोबार में लगा दीजिएगा। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं अपना कारोबार आपसे ले लूँगा। मैं आपको हर महीने अच्छे खासे पैसे भेजा करता था। क्या आपने उसे कारोबार में नहीं लगाया? अविनाश की आवाज़ सदमे के मारे फट रही थी। अजय ने एक गहरी सांस ली और अरे अविनाश, तुम पहले अपनी पत्नी से तो पूछ लो कि वो सारी पूंजी कहाँ गई। हर महीने भी पैसे तुम भेजा करते थे, वो सब तो ये मैडम अपनी अय्याशियों में उड़ा देती थी। इसने कभी वो पैसे हमें इस्तेमाल करने को दिए ही नहीं। मैंने तो अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया है और ये कारोबार बनाया है। इसमें से तो मैं तुम्हें एक ढेला भी नहीं दूंगा। हाँ, तुम्हें अगर अपने भेजे हुए पैसे चाहिए तो मेरी बजाय अपनी पत्नी से पूछो, अजय गुस्से से कहता हुआ नाश्ते किए
ये मेज से उठ खड़ा हुआ। अंजलि भी मुंह बनाते हुए उठ गई, लेकिन अविनाश के पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल गई थी। 15 साल वह इतनी मेहनत करके घर में पैसे भेजता रहा, लेकिन अब यहाँ तो कुछ भी नहीं था। निशा किचन से उसके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। सारी बातें उसने सुन ली थी। उसके कदमों में लड़खड़ाहट थी। अविनाश ने कटीली नज़र उसके ऊपर डाली और बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने कहा भी था कि मेरे भेजे हुए रुपयों में से सिवाय ज़रूरत के तुम कुछ नहीं ले सकती। फिर तुमने मेरे भेजे हुए सारे पैसे खर्च क्यों किए? तुम मेरी सोच से बढ़कर जाहिल औरत हो। उसके हाथ में पकड़ा हुआ नाश्ता उठाकर ज़मीन पर पटकते अविनाश ज़ोर से चिल्ला रहा था। निशा का दिल सहम कर रह गया था। मैं सारी उम्र परदेश में मेहनत करता रहा और बाहर देखो, अजय भाई की शानदार सी गाड़ी खड़ी है। ये घर इनका है, ये कारोबार इनका है, और मेरे हाथ में क्या है? तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ औरत। ना जाने तुमने बच्चों की कैसी परवरिश की होगी। दिखाओ मुझे वो सारा सामान जो तुमने मेरी मेहनत की भेजी हुई पूंजी से खरीदा है। अविनाश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। निशा डरने लगी। अविनाश गुस्से में कमरे में गया था, लेकिन कमरे में आते ही वो बुरी तरह से चौंका। जो फर्नीचर और सामान वो छोड़ कर गया था वो सारा खराब हो चुका था। सीलन से भरी हुई दीवारें ये थीं। पूरे घर में शानदार पेंट हुआ था, लेकिन सिर्फ निशा का कमरा ही ऐसा खराब पड़ा था। दीवार के साथ एक पुरानी अलमारी रखी थी, वही अलमारी जो निशा अपने दहेज में लेकर आई थी। उसके दोनों पट उखड़ चुके थे। निशा ने किसी तरह कील ठोकर उन्हें लगा रखा था। अविनाश आगे बढ़ा और उसने जोरदार तरीके से अलमारी खोली। इन कपड़े और जूतों पर पैसे खर्च करती रही हो तुम। उसने अलमारी के अंदर झाँका, लेकिन थक से रह गया। अलमारी के अंदर शायद 3 जोड़े रखे हुए थे, और बच्चों के कपड़े वाले खाने में भी 2-2 जोड़ों के अलावा कोई कपड़ा ना था। जूते तो थे ही नहीं। अविनाश पलटा। ये सब क्या है? वह हैरान हो रहा था। निशा ने अपना सर झुका लिया। ठीक उसी पल खुले दरवाजे से निशा के दोनों बच्चे अंदर कमरे में आए। आप मम्मी से क्यों पूछ रहे हैं ये सब क्या है? आपको अपने भाई से पूछना चाहिए, जिनके अकाउंट में आप हर महीने पैसे भेजा करते थे। निशा का बड़ा बेटा गुस्से से कह रहा था। साधारण शिक्षा और कम खाने के कारण उसका व्यक्तित्व दबा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी वह निडर था। अपने बच्चों को देखकर अविनाश थोड़ा पिघल गया। वो आगे बढ़कर उन्हें गले लगाना चाहता था, लेकिन बेटे ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सारी जिंदगी आपने दूसरों पर भरोसा किया और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अनदेखा किया। कभी सोचा भी है आपने कि आप जो सारे पैसे भेजा करते थे वो ताऊ जी हमें क्यों देते? उन्होंने वो सारी पूंजी हमेशा अपनी पत्नी और अपने बच्चों पर खर्च की। मेरे सामने आपके भेजे हुए पैसों से उनके बच्चे खिलौने लेकर ऐश करते रहे, अच्छा खाना खाते रहे, अच्छे स्कूलों में पढ़ते रहे, और हमारे पास खाने के लिए कभी एक समय का होता और कभी ना होता। उनका बचा हुआ खाना हमें खाना पड़ता था। हम दूसरों की उतरन पहनकर अब तक गुजार कर रहे हैं। मम्मी सारा दिन जानवरों की तरह घर के में काम करती है। आपके भेजे हुए पैसों से ही उन्होंने अपना कारोबार बनाया, और आज वो लोग ऐश कर रहे हैं, जबकि आज एक बार फिर आकर आप हमारी माँ पर चिल्ला रहे हैं। अविनाश के बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे थे। खुद अविनाश भी हैरान परेशान खड़ा था। उसके दोनों बच्चे और पत्नी नौकरों से भी बेकार हुलिये में लग रहे थे। तीनों की सेहत भी बहुत कमज़ोर थी। अविनाश लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। पैसे तो वो हर महीने अजय के अकाउंट में ही भेजा करता था, तो फिर क्या अजय उससे झूठ बोल रहा था? अविनाश को विश्वास न आया। मैं खुद भाई से बात करता हूँ। तो वो दबे दबे कदमों से चलता हुआ अजय के कमरे के सामने जाकर खड़ा हुआ, जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अविनाश ने लॉक पर हाथ रखा और अंदर को धकेलना चाहा, लेकिन अगले ही पल वो चौंक गया। खुले दरवाजे से अंदर की आवाज़ें बाहर भी साफ सुनाई दे रही थीं। अगर अविनाश को पता चल गया कि आपने ये कारोबार सारा उसी के पैसों से खड़ा किया है, और आपने पूरी ज़िंदगी उसके भेजे पैसों में से निशा को सिर्फ 1000 रुपये दिए हैं, तो फिर क्या होगा? अंजलि ने कहा। अजय ज़ोर से हंसा था। चिंता मत करो, अविनाश को निशा से बहुत नफरत है। वो उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो चाहे सर पटक पटक कर बोले कि अविनाश का भेजा हुआ सारा पैसा हमने इस्तेमाल किया है, वो मानेगा सिर्फ वही बात जो मैं उससे कहूँगा। अजय के स्वर में घमंड था। अंजलि भी हंसने लगी।
बेचारी निशा सारी उम्र हमारी और हमारे बच्चों की उतरन पहनती रही। सारी ज़िंदगी उसको दवा तक की हमने लिए पैसे ना दिए और आज अविनाश उसी को मुजरिम समझ रहा है, जबकि हम तो हमेशा की तरह उसको अच्छी ही बने रहेंगे। अंजलि की बात पर अजय ज़ोर से हंसा था। बेवकूफ़ आदमी ऐसे ही होते हैं। निशा ने उसका घर बनाने के लिए क्या नहीं किया, हमेशा उसकी सेवा की, उसके घर को अपना समझा। लेकिन अविनाश है कि अकल का अंधा। अब अगर वो खुद अपनी पत्नी और बच्चों को ये चिंता नहीं करता तो हम क्या कर सकते हैं। अजय की बात पर अंजलि भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, लेकिन दरवाजे से बाहर खड़ा हुआ अविनाश जैसे पत्थर की मूरत बन गया था। अजय की बात ने तो जैसे उसे आईना ही दिखा दिया था। सच में पिछले 15 सालों में एक बार भी उसने निशा की खैर खबर ना ली थी। हालांकि निशा ने उसके लिए क्या नहीं किया था। जानबूझकर वो अपनी उन्हें रिश्तेदारों पर भरोसा करता रहा जिन्होंने उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पलटकर निशा के कमरे में चला गया जहां वो अपने दोनों बच्चों के साथ खामोश बैठी थी। मुझे माफ़ कर दो निशा, मुझे सच्चाई का पता चल गया है। दोनों हाथ उसके सामने जोड़ते हुए अविनाश गिड़गिड़ा रहा था। निशा खामोशी से देखती रही। अविनाश का इस तरह माफ़ी मांगना उसके पीछे दुखों को ख़त्म तो नहीं कर सकता था, हाँ, मगर उसके बच्चों की आने वाली ज़िंदगी अब सुरक्षित हो गई थी। सच्चाई का पता चलते ही अविनाश ने अजय पर दबाव डालकर कारोबार का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लिया था। हालांकि अजय उसे 1 रुपया भी नहीं देना चाहता था, लेकिन अविनाश ने उसे धमकी दी थी कि वो पिछले सारे सालों में अपनी भेजी हुई पूंजी का सबूत निकाल कर उसे जेल भिजवा सकता है। तब जाकर अजय ने उसकी बात मानी थी। घर में उसका भी हिस्सा था। घर बेचकर उसने अपना और निशा का एक अलग घर बनाया जहां वो अपनी पत्नी और बच्चों के सारी खुशियां देना चाहता था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था, लेकिन अब वो खुश था। देर ही सही उसे अकल आ गई थी और उसे अपनी पत्नी की भी कदर होने लगी थी जिसने उसकी खातिर कितनी बलिदान किया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।